Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Hope you all are very fine. Today we are going to start chapter number 26, that is some major ecosystems. As you people are already introduced with the term ecosystem, that is the interaction between living organisms and with their environment. So interaction between the environment and living organism, that together constitutes an ecosystem. And in this chapter we are going to study some major ecosystems, and the major ecosystems in the world which exist are aquatic and terrestrial ecosystem. As you are aware, with the terms aquatic ecosystem means the interaction of aquatic living organisms with that of their aquatic or water ecosystem, and terrestrial ecosystem means the interaction of the land living organisms, either their plants, animals, microorganisms, all of those organisms with that of their land environment. Okay, so first of all we are going to discuss the climate, because you know that whenever we are going to study about the any type of either aquatic or terrestrial ecosystem, climate is very important. That what kind of climate in that ecosystem exists, and how does it influences different types of living organisms that exist in that special type of ecosystem. So what's the climate? That we know that life on earth, especially on land, is affected by both weather and climate. ठीक है, तो गर्ल्स हमें पता है ना कि जब हम लैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो टू वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स जो हमारे माइंड में आते हैं, वो एक है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट. बहुत से ज़ाहिर है अभी आज से पहले शायद आपको भी ना पता हो कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनोलॉजीज़, यानी वेदर और क्लाइमेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं. अब ये वो दो डिफरेंट चीज़ें क्या हैं, दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ किस तरह से हैं, लेट्स सी. So, first thing, that what is weather? Weather refers to short-term fluctuations in temperature, humidity, cloud cover, wind and precipitation over periods of hours or day. Got it? तो वेदर क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं ना, आज वेदर जो है वो सनी है, आज वेदर रेनी है, वेदर विंडी है. तो जो एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, उसको हम वेदर कहते हैं. यानी क्लाउड्स जैसे मॉर्निंग में हैं तो शाम में नहीं होंगे, या मॉर्निंग में विंडी है नहीं है, शाम में विंडी हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा वेदर है. गॉट इट? तो ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं ऑफ लाइक आर क्लाउड कवर, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर स्पेशली. Then what's the climate? Climate, in contrast, refers to overall patterns of weather that prevail from year to year, even country to country in a particular region. जी, तो अब जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस होती हैं. वेदर मैंने आपको बोला ना, शॉर्ट टर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएशंस को हम कहते हैं, चेंजेस को हम कहते हैं. लेकिन जो क्लाइमेट होता है, जब लॉन्ग टर्म कोई भी एक यूनिफॉर्म टाइप ऑफ वेदर जब प्रिवेल करता है फ्रॉम एरिया टू एरिया, सेंचुरी टू सेंचुरी, उसको हम बोलते हैं उस रीजन का क्लाइमेट. ठीक है, जैसे अब आप देखो कि हम जो पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में कहते हैं कि हमारा स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है. अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा हॉट किस्म का क्लाइमेट है. ठीक हो गया, यानी लॉन्ग टर्म ही वहाँ टेम्परेचर कंडीशन इस तरह से रहती हैं. और हमारे यहाँ हम जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ लो एंड हाई टेम्परेचर्स की तरफ नहीं जाता. तो ये जो लॉन्ग टर्म आपका वेदर प्रिवेल करता है फ्रॉम मैनी ईयर बेस्ड जो वेदर की कंडीशंस चलती हैं ना किसी स्पेसिफिक एरिया में, इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट. होप सो दैट यू कैन बेटर डिफ्रेंशिएट नाउ बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द क्लाइमेट. देन aquatic और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर और क्लाइमेट को डिफ्रेंशिएट करने और डिफ़ाइन करने के बाद जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ aquatic और हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, यानी वाटर इकोसिस्टम. जी,
तो हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन वाटर वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक्सचेंज मटेरियल्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आल्सो टेक्स प्लेस विद इन वाटर। अब इकोसिस्टम तो बेटा आप पढ़ आए हैं ना कि ये इंटरेक्शन होता है किसी भी एरिया में बिटवीन द बायोटिक यानी कि लिविंग एंड ए बायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स के बीच में। पिछला चैप्टर आपने होप सो बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो आपको मेरी ये नेक्स्ट बात भी समझ आ रही होगी। तो वाटर में ये जितनी भी हैपनिंग्स होती हैं, यानी वाटर जो लाइफ है, वाटर के अंदर सीज हो गए, ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, तो वहाँ मौजूद जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं विद द ए बायोटिक फैक्टर्स, वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ की क्लाइमेट, वहाँ की मतलब फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हाइड्रोस्फेरिक और एक्वेटिक इकोसिस्टम कहलाता है। Salt water, ocean and sea are the largest ecosystems on the earth, forming about 71% of its surface. So दुनिया में जो सबसे largest type of ecosystem है ये हमारे पास salt water ecosystem है, यानी oceans और seas जो हमारे पास आ जाते हैं। और ये total जितना भी ecosystem है उसका 71% is constituted by oceans and sea type of aquatic ecosystem. Freshwater ecosystem देखो जो बेटा seas और oceans होते हैं ना, ये सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम कहलाता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होता है इन कंट्रास्ट कवर्स लेस देन 1%। इसमें बस रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये जस्ट 1% कॉन्स्टिट्यूट करता है। द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर लैंड सम कॉमन फीचर्स टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जिसमें नंबर 1 है टेम्परेचर। जी, water changes its temperature slower than air, so temperature in aquatic ecosystem is more moderate to support life। ठीक हो गया। तो टेम्परेचर का फैक्टर किस तरह से है, आपको पता है कि एज़ कम्पेयर टू एयर जो वाटर है उसमें जो टेम्परेचर के चेंजेस होते हैं वो कंपैरेटिवली स्लो चेंजेस होते हैं। तो मतलब सो हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो टेम्परेचर कंडीशंस है ये मोर मॉडरेट होती हैं, बड़ी नॉर्मल सी कंडीशंस होती हैं, जो कि बड़ी बड़ी अच्छी एक बायोटिक लाइफ को सपोर्ट करने का कर सकता है। सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो या कंटेंट आप कह सकते हो एक्वेटिक इकोसिस्टम का, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। Although water may appear quite transparent, it absorbs a considerable amount of the light energy that sustains life। जी, तो water transparent तो है, लेकिन it is capable to absorb such an amount of energy which can easily sustain or support life in of course water. Even in clearest water the intensity of light decreases rapidly with depth, so at the depth of 600 feet or more a little light is left to power photosynthesis। तो इट मीन्स आगे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में लेयर्स या जोन्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो अपर लेयर्स ऑफ वाटर होती हैं, कॉमन सेंस की बात है बेटा कि वहाँ पे लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो वहाँ पे लाइफ ज़्यादा सपोर्ट होती है। जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं यानी वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट भी अच्छा होता है, तो ज़्यादा लाइफ सपोर्ट होती है। जैसे जैसे डीपर लेयर्स ऑफ वाटर की तरफ जाते हैं, जैसे अबाउट 600 फीट जब हम वाटर में नीचे चले जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पर क्योंकि लेसर अमाउंट ऑफ या बड़ी मिनिमल अमाउंट ऑफ लाइट पहुँचती है, दैट्स वाई वहाँ पर फिर आपको लाइफ बायोटिक जो फैक्टर है एक्वेटिक इकोसिस्टम का वो भी लेसर हो जाता है, कम हो जाता है वहाँ पर। थर्ड हमारे पास जो कैरेक्टर है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का, दैट इज़ द न्यूट्रिएंट्स। व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन एन एक्वेटिक ecosystem? The nutrients in aquatic ecosystem tend to be concentrated near the bottom sediments supporting life, where light levels often are too low to support photosynthesis। अब जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट आपको कराया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो हम कह रहे हैं कि जो डीपर लेयर्स ऑफ वाटर है वहाँ पे कम लाइट पहुँचती है, तो वहाँ पे फिर द क्वेश्चन इज कि डीपर लेयर ऑफ जो वाटर है वहाँ पे भी तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बायोटिक फैक्टर्स वहाँ भी हैं, तो वो वहाँ पे किस तरह से उनको फूड कहाँ से मिलता है, वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं। तो आपको इस न्यूट्रिएंट्स वाली हेडिंग में ये चीज़ पता चल रही है कि जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंसनट्रेटेड इन वाटर होते हैं वो सेडिमेंट आउट हो जाते हैं एट द, यानी लेयर्स बना लेते हैं एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी जो भी है, चाहे सी, ओशन, लेक, वॉट एवर जो भी है।
तो बॉटम में ही वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है अपर लेयर्स में, वो भी जाहिर है डेड होकर उनके भी जो सेडिमेंटेशन होती है, यानी कि उनके पार्ट्स जो है वो सेडिमेंट आउट या जमा होना शुरू कर देते हैं एट द बेस ऑफ द वाटर, बॉटम ऑफ द जो वाटर बॉडी है वहाँ पर। तो वो फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द रेस्ट ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स और द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्ट इन द डीपर लेयर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। जी, वाटर इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ एज वी ऑल आर अवेयर विद दिस फैक्ट। वाटर के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अवेलेबल अबंडेंटली इन एक्वेटिक इकोसिस्टम टू सपोर्ट लाइफ। जी, जाहिर है वाटर इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो टोटल जो उसमें बायोटिक फैक्टर्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो वाटर पे डिपेंड कर रहे हैं। द मेजर फैक्टर्स दैट determine the quantity and type of life in aquatic ecosystems are energy and nutrient. Appropriate temperature is present in aquatic ecosystem to carry out all metabolic processes. तो इसको बेसिकली अगर मैं कॉम्प्रीहेंड करूँ इस पार्ट को, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक तो उसमें अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है और दूसरा उस वाटर का टेम्परेचर भी बड़ा अप्रोप्रिएट और मॉडरेट रहता है। तो इस तरह की जो एक तो अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर का होना और टेम्परेचर का बड़ा अच्छा मेंटेन होना सपोर्ट करता है लाइफ को इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जी, नेक्स्ट हमारे पास ये बेटा आप डायग्राम अगर इसको आप देखें तो आपको डिफरेंट आपको बायोटिक फैक्टर्स दिखाए हुए हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं कि आप एक ओपन ओशन आपको दिखाया हुआ है, उसमें ये आप शार्क भी देख सकते हैं, डॉल्फिन भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस आपको नज़र आ रही हैं। फिर आपको प्लैंक्टोनिक क्रिएचर्स भी नज़र आ रही हैं यहाँ पर। प्लैंक्टोनिक बेटा ये जो फिशेस और एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं इनको जू प्लैंक्टोन कहा जाता है, और जो वाटर प्लांट्स होते हैं ना, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टोन कहा जाता है। तो ये फाइटोप्लैंक्टोन डिफरेंट स्पायरोगायरा हो गया, वॉलवर्क्स हो गया, डिफरेंट टाइप्स एल्जी की जो होती हैं ये वाटर में ग्रो करती हैं और फोटोसिंथेसिस करके जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं वो वाटर एनिमल्स को सपोर्ट करती है उनकी लाइफ को। गॉट इट। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जी, द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंडिकेटेड बाय कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जी बेटा, तो प्रोडक्टिविटी का ओवरऑल ये जो टर्म है इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फाइटोप्लैंक्टोन है, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर के अंदर, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ कितनी ऑक्सीजन उस वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम में रिलीज कर रहे हैं, ये ओवरऑल कहलाती है प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय द लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। जी, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरी विद द वाटर डेप्थ, सो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज विद द लाइट। जी बेटा, इस बात का क्या मतलब है, देखो अब जो वाटर बॉडी है यानी लेक है, सी है, वॉट एवर, उसमें जो अपर लेयर्स ऑफ वाटर है, ज़ाहिर है वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टोन है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी अपर लेयर्स ऑफ जो वाटर बॉडी है, सी है, लेक है, उसमें ज़्यादा। और जैसे जैसे डेप्थ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि सोलर रेडिएशन या सनलाइट कम एब्जॉर्ब होती है, लाइट इंटेंसिटी स्लो होती चली जाती है, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बेटा डिक्रीज हो जाएगी ना। जब कम लाइट पड़ेगी, कम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को लाइट मिलेगी, तो वो ज़रा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो होगा, तो ऑक्सीजन रिलीज जो है एक्वेटिक बॉडी में, वाटर बॉडी में, वो भी कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम डीपर लेयर्स ऑफ वाटर बॉडी में मूव करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, तो उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती चली जाती है। जी, then the amount of nutrients also changes with the seasons. Productivity also varies from zone to zone. Aquatic environment can easily be classified into freshwater and marine or salty water. जी, aquatic ecosystem या environment को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया सॉल्ट वाटर, यानी कि जिसमें सीज और ओशंस आ जाते हैं, समंदर वगैरह, और जिसको आप मेरीन वाटर भी कह सकते हो, और दूसरा है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में हमारे पास रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह आ जाते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एक्वेटिक इको सिस्टम। देन हमारे पास आ जाता है फ्रेश वाटर लेक्स। जी, फ्रेश वाटर लेक्स वेरी ट्रिमेंडसली इन साइज
depth and nutrient content, including डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स एंड टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है बेटा लेयर्स और जोन्स. तो जो फ्रेश वाटर लेक्स की अगर हम बात करें, यानी हम दो तरह के एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें ना, एक मेरीन यानी सॉल्ट वाटर जिसमें सी और ओशन आ जाते हैं, और दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जिसमें लेक्स वगैरह आ जाती हैं. तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हम फर्स्ट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि लेक्स के अंदर या फ्रेश वाटर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है, डेप्थ भी डिफरेंट है, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी डिफरेंट होती है, और ये उनके में टेम्परेचर स्ट्रेटिफिकेशन होती है. जैसे अपर लेयर्स में टेम्परेचर और होगा, मिडल लेयर्स में टेम्परेचर और होगा, डीपर लेयर्स में जो वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, इसमें लाइफ फॉर्म जो है, जो लाइफ है, बायोटिक फैक्टर्स हैं, उनको हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं. और वो 3 जोन्स कौन कौन से हैं ये आपको इस डायग्राम में मैं बताती हूँ. 3 जोन्स में हम एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं, और उसमें फर्स्ट वन है बेसिकली लाइट और न्यूट्रिएंट्स पे ये लाइफ जोन्स डिपेंड करते हैं कि किस वाले जोन में लाइट कितनी है और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कितनी है. जितनी लाइट ज़्यादा पहुँचेगी उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और उतना न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ज़्यादा होगा. तो इस हिसाब से 3 आपको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको 3 तरह के स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटाज या जोन्स आपको मिलते हैं. एक लिटोरल जोन होता है जो नियर शोर जोन होता है, ठीक हो गया. अपर लेयर्स, ये जैसे डायग्राम में भी आप देख रहे हो लिटोरल जोन अपर लेयर्स हैं. आपको पता नहीं ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, इसमें आपको ग्रीन फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी. सेकंड हमारे पास लिम्नेटिक जोन होता है, ये मीडियम जोन होता है. यहाँ पे बस मतलब एक मीडियम सी लाइट जो है वो पहुँचती है. और सबसे एंड में अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्रोफंडल जोन होता है. यहाँ पर जस्ट आपको डेड ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, मोलस्क्स मिलेंगे. इस जोन में जो है वो लाइट बहुत ही कम पहुँचती है, तो यहाँ पे ये लेस प्रोडक्टिव जोन होता है. अभी मैं आपको इतना ही कराऊंगी, यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ये मैं आपको लाइफ जोन्स डिटेल में कराऊंगी. आपने इसको पढ़ना है, ध्यान से सुनना है लेक्चर को, बार बार याद करना है बेटा आपने इसको. और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपने अपने जो रिस्पेक्टिव आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं अपने टीचर से आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं. थैंक यू गर्ल्स. अल्लाह हाफिज़.